हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू झांसी एकेडमी फॉर आईएएस। सो गाइज, 3 अगस्त 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग कवर करेंगे। ये आपके सामने ई पेपर नजर आ रहा है। मैं आपको डिजिटल फॉर्मेट में एक एक न्यूज जो है वो कवर अप कराऊंगा, जो जो न्यूज आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बेसिकली लेक्चर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट, पूरी न्यूज हम लोग डिटेल में जो है वो कवर करेंगे। सो लाइक का बटन फटाफट जो है वो हिट कर लीजिएगा। आप अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पर लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स हम प्रोवाइड कराते हैं और बाकी हमारी कोर्सेज की डिटेल्स भी आपको वहीं से मिलती है। तो चलिए, समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग सेशन को जो है वो करते हैं स्टार्ट। तो जो हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज आज के न्यूज़पेपर में जो आ रही है वो है जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में जो है वो आपको डिटेल में जो है वो कवर अप करना है। अब देखिए, अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी चीज मैं बताते जा रहा हूं, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में भी देना है और अपने साथ पेन और पेपर लेकर नोट्स भी बनाते हुए चलना है, क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए एक टास्क है, आज आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। राइट, तो ये चीज आपको जो है वो पता होना चाहिए। राइट, तो ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाने पर प्लानिंग जो है वो कर रहा है जीएसटी काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल जो है वो हम लोग को ऑनलाइन गेम्स काफी सारे देखने को नहीं मिल रहे हैं। राइट, तो उस पर अब 28% टैक्स लगाया जा सकता है आने वाले समय में। तो ये चीज आपसे जो है वो पूछी जा सकती है। जीएसटी काउंसिल ने वेनेसडे को बताया कि मतलब कुछ ही पर्टिकुलर टेक्निकलिटीज जो है उस पर उन्होंने फोकस किया और ओपन कर दिया कि भाई हमें जो है, यानी कि अपना आप कह सकते हैं डिसीजन जो है वो दे दिया कि भाई हम जो है वो 28% टैक्स जो है वो लगाएंगे ऑनलाइन गेमिंग पर। जो भी बेटिंग होती है ना ऑनलाइन गेमिंग पर, आप कसिनो वगैरह देखते हैं आजकल, जैकपॉट वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीजें, नए नए गेम आ गए हैं। राइट, ड्रीम 11 हो गया, ये सब चीजें। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जो काउंसिल की मीटिंग की चेयरपर्सन हम लोग को देखने को मिली, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है ये अमेंड करेगी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कानून को पार्लियामेंट के अंदर करंट सेशन में। राइट, और इंप्लीमेंट करेंगे टैक्सेस। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बट कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र है जैसे सिक्किम और गोवा, वो बेसिकली मतलब इस चीज से जो है वो खुश नहीं है। राइट, अब क्यों खुश नहीं? की गोवा में तो ऑलरेडी गाइज आपको पता है कि कसिनो वगैरह तो फेमस है ही गोवा के। गोवा में काफी सारी क्रूज वगैरह हैं। राइट, जैसे एक रॉयल कसिनो करके गोवा में है, बहुत बड़ी क्रूज है। राइट, तो वहां पर पूरा जो है ये सब गेमिंग वगैरह जो है वो चलती है। राइट, तो ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग पर हम बिल्कुल भी जो है वो खुश नहीं है, 28% टैक्स। एनीवेज, तमिलनाडु फाइनेंस मिनिस्टर ने एक चिंता जो है वो व्यक्त करी। राइट, कि इसमें जो है वो आज की डेट में जैसे तमिलनाडु के अंदर बैन करने की बात की जा रही है और कंट्री वाइड ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने की बात की जा रही है कि कोई सट्टा ना लगाए, लोग बाग जो है वो सट्टे में, क्योंकि देखो सट्टेबाजी जो होती है एक ही प्रकार की चीज है, सट्टा है ये। ऑनलाइन गेमिंग वगैरह क्या है? ये सट्टा एक प्रकार का हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। राइट, तो लोग जो है वो उसमें बर्बाद हो जाएंगे। ऑलरेडी युवा जो है वो इंस्टाग्राम की रील्स में बर्बाद है ही, टिकटॉक में बर्बाद थे ही, तो बोल रहे हैं इसके बाद जो है वो और बर्बादी जो है वो छा सकती है। तो ये ऐसी चीजें जो है वो भी चल रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने फ्रेश रिव्यू की जो है वो बात करी ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को लेकर। बस बट काफी सारी स्टेट जो है वो काउंसिल के डिसीजन को जो है वो अपना रही है, मान रही है, बट कुछ ही स्टेट्स की तरफ से नामंजूरी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, बस इसमें एक ही चीज ध्यान में रखना है कि 28%। अब गाइस, आर्टिकल 370 को लेकर एक केस हम लोग को कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो है वो देखने को मिला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को क्वेश्चन जो है वो रेस किया है, सवाल उठाया है कि क्या प्रेसिडेंट की पावर जो है आर्टिकल 370 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जिसने स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया था, कि क्या प्रेसिडेंट जो है वो उसे निरस्त घोषित कर सकते हैं। राइट, तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी, क्योंकि आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस हटाया जा चुका है, बट उस पर दोबारा से जो है वो सवाल उठ रहा है। तो क्लॉज 3 जो आर्टिकल 370 का है, उसने बेसिकली ऑनरेबल प्रेसिडेंट को पावर दी थी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट इस आर्टिकल को जो है वो इन ऑपरेटिव घोषित कर सकते हैं या इस आर्टिकल को चेंज कर सकते हैं। बट एक और चीज वो थी, ये जरूरी था कि इस प्रकार का मूव जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो रिकमेंड करे। अब आपको बता दें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हम लोग को देखने को मिलती है, परमानेंट बॉडी नहीं होती, जैसे कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट है, आपको सभी को पता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो मतलब जैसे कि आपको पता है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जिसको टास्क दिया था इंडिया का संविधान बनाने का। तो जैसे ही संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रद्द हो गई। तो पूरी दुनिया में कहीं पर भी
हम लोग को देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लाइफ जो है वो परमानेंट नहीं होती है, इंडेफिनेट नहीं होती है। जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई गई थी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए, राइट। और जैसे ही जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार हुआ, ये बॉडी ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो गई। तो ये जो प्रोविजो इसके अंदर हम लोग को देखने को मिला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंड करेगी, राइट, तो ये तो बेकार ही है, किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो परमानेंट थोड़ा रहेगी। जो क्योंकि उस आर्टिकल में एक प्रोविजो था कि प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 370 को निरस्त करेंगे, और ये जरूरी है प्रेसिडेंट के लिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिकमेंडेशन लेना, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो रद्द हो चुकी है, राइट। तो ये चीज तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये प्रोविजो जो है वो चीज है, बेकार है, किसी काम का नहीं है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो आर्ग्यूमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिबाल ने जो है वो दिया, राइट। तो यही चीज था कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिसोल्यूशन से रिलेटेड कि आर्टिकल 370 जो है उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो आर्टिकल 370 से रिलेटेड देखने को मिली है। बाकी उतना कुछ खास काम का नहीं है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। आपको 370 के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, उसी को लेकर जो है वो अभी डिस्कशन जो है वो चल रहा है, और कोर्ट ने अपना डिसीजन जो है वो दे दिया कि आर्टिकल 370 में, जैसे क्योंकि सवाल यही उठ रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिकमेंडेशन जरूरी है उसको हटाने से रिलेटेड, बट नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो रद्द ही हो चुकी है ना ऑलरेडी पहले ही। तो ये चीज हम लोग को जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। तो मिस्टर सीबाल जो है उनका कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक एक्सेप्शन था, राइट। जब हम प्रिंसली स्टेट जितनी भी हम लोग को देखने को रही थी, आपको पता होगा कि राजा महाराजा की जो टेरिटरी हुआ करती थी जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, तो तीन ऑप्शन जो है वो सामने रखे गए, राइट। या तो इंडिया से मिल जाओ, या तो पाकिस्तान से मिल जाओ, या तो फिर इंडिपेंडेंट रहो। प्रिंसली स्टेट को कहा था ना कि इंडिपेंडेंट रह लो, तो प्रिंसली प्रिंसली स्टेट हमारे साथ जुड़ती आ रही थी, राइट। और जम्मू एंड कश्मीर एक एक्सेप्शन था, ये एक्सेप्शन जो है वो ग्रांट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो बस यही चीज है, आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस जो है वो दिया गया था। अब देखो ये चीज भी बहुत जरूरी है, हैदराबाद और जूनागढ़ जो है उनको भी जो है एनेक्स किया गया। तो ये पूरा टॉपिक मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ, एक एक टॉपिक डिटेल में। मेरे जो स्टूडेंट्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, अभी आप रिलेट कर रहे होगे, जूनागढ़ नाम जब आ रहा है तो एकदम आपको क्लिक हो रहा होगा, हैदराबाद आ रहा है तो नाम आपको एकदम क्लिक हो रहा होगा, ऑपरेशन पोलो, राइट, हैदराबाद। जब बात आती है किसकी, गोवा की, तो ऑपरेशन विजय आपके दिमाग में आ जाता होगा, राइट। तो ये चीज आप जब पढ़ रहे हो ये सब चीजें, तो आपको बिल्कुल अपनी जनरल स्टडीज के साथ लिंक करना है, यही तो है सिविल सर्विसेज की तैयारी, ठीक है। बाय एब्रोगेटिंग आर्टिकल 370 एंड carving a full-fledged state into union territories, Mr. Sibal said Parliament took upon itself the responsibility of state legislature। मतलब ये सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट ने खुद ब खुद जो है वो आर्टिकल 370 को निरस्त करके जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड था उसको हटाकर यूनियन टेरिटरी में बदल दिया बिना जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट लेजिस्लेचर की सहमति के, तो ये तो गलत है। तो वो इस तरीके के क्वेश्चन उठा रहे हैं, वेयर इज इट सेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट पार्लियामेंट कैन डू दैट। तो वो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में कहा लिखा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहा लिखा है कि पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, राइट। तो ये एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर की है। दे सेड वी नो द विल ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वी विल डू इट। जस्टिस बी आर गवाई, इन्होंने कहा मिस्टर सिबाल को, वाई आर्टिकल 370 वाज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली एज अ टेम्पररी प्रोविजन। तो इन्होंने बस वही बहस चल रही है दोनों के बीच में, एक बोल रहा है कि भैया अभी जो आर्टिकल 370 को हटाया वो गलत है, राइट, वो लीगली नहीं हटाया गया। तो ये बहस जो है वो इस प्रकार की चल रही है, और यहाँ पर जज जो है वो यही पूछ रहा है वकील साहब से कि वकील साहब जरा बताओ कि आर्टिकल 370 पर मेंशन क्यों था टेम्पररी तौर पर, परमानेंट लिख देना चाहिए था ना, ये तो टेम्पररी प्रोविजन था, राइट। सो यू आर सेइंग दैट थ्रू आर्टिकल 370, दो आर्टिकल 370 वाज क्रिएटेड एज टेम्पररी प्रोविजन, it became permanently engrafted into constitution after 1957 with the dissolution of constituent assembly, right। तो उन्होंने ये पूछा कि भाई तुम तो ये बोल रहे हो कि इसमें टेम्पररी हमने लिख दिया था, फिर 1957 के बाद क्या ये परमानेंट हो गया, ये कौन सी बात हुई, राइट। तो ये चीज है, तो यही बहसबाजी जो है वो चल रही है, उतनी कुछ खास काम का ये टॉपिक आप लोग के लिए नहीं है, तो अपन इसको यहीं पर ही जो है वो रोकते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि जो चीज काम की होगी, जितनी काम की होगी मैं आपको उतनी बताऊंगा, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन हो और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो एक टॉपिक से रिलेटेड। तो हरियाणा के लफड़े के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा गाइस, 6 लोगों की जो है मौत हो गई है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय करें। तो ये बेसिकली दो गुटों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में जो है वो लड़ाई हुई है, दंगा हुआ है एक प्रकार से। ये बेसिकली एक ग्रुप जो है वो अपनी रथ यात्रा वगैरह कुछ निकाल रहा था, तो कुछ युवाओं ने जो है उनको रोक दिया और पथराव जो है वो होना शुरू हो गया और ये बढ़ गया।
तो ये चीज हम लोग को हरियाणा के अंदर देखने को मिली है। बस एक जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए कम्युनल वॉयलेंस से रिलेटेड कि कहाँ पर क्या चीज चल रही है बस। अब देखो एक इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ये टॉपिक जो है ये बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आपको आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये नाम जो है, दिस इज द नेम दैट अ ग्रुप ऑफ साउथ कोरियन साइंटिस्ट नेम्ड सुकबी ली, जी हुन किम, यंग वैन क्वान हैव conferred to a material that is they recently reported a superconductor at room temperature and pressure। रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर में ये एक सुपर कंडक्टर हम लोग को देखने को मिलता है। ये मटेरियल जो है ये कॉपर डोप्ड लेड एपेटाइट हम लोग को देखने को मिलता है, एक प्रकार का फॉस्फेट मिनरल है। तो आप नोट्स किस प्रकार से बनाएंगे, ये नाम लिख दिया होगा आपने। ये नाम लिखना कि साउथ कोरियन साइंटिस्ट जो है ये इन्होंने एक बेसिकली सुपर कंडक्टर जो है वो तैयार किया है जो रूम टेम्परेचर रूम प्रेशर में जो है वो रह सकता है। ठीक है, और ये एक कॉपर डोप्ड लेड एपेटाइट हम लोग को देखने को मिलता है। ये फॉस्फेट मिनरल का एक टाइप हम लोग को नजर आ रही है। लेबल एल और के जो है इट कॉमन सेंसिकली बी ट्रेस टू द इनिशियल्स ऑफ द थ्री साइंटिस्ट। अब जो तीन साइंटिस्ट हैं, एक एल है आप देख सकते हैं, एक के हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। तो इनके इनिशियल्स जो हम लोग को जो है वो देखने को तीनों के, यानी कि दो दो में के लगा हुआ है, किम और क्वांग और ये ली, तीन साइंटिस्ट है ना तो टोटल, तो इसका एल ले लिया और इन दोनों का के ले लिया। तो एल के ये साइंटिस्ट के नाम के पीछे जो है वो लगाया हुआ है, राइट। और जो नंबर 99 जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इट कंटिन्यूज टू बी अ बिट ऑफ पजल, यानी कि अभी तक समझ में नहीं आया 99 क्यों इन्होंने रखा, बट कुछ ने एसोसिएट किया है इसको इसकी ईयर ऑफ इट्स डिस्कवरी से। ये तब जो है वो 99 हो सकता है कि सन 1999 में डिस्कवर हो चुका हो, राइट। अब जाकर जो है उन्होंने सामने रखा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। बस एल के 99 क्वेश्चन आ सकता है कि ये है क्या एग्जैक्टली exactly? तो आपको जो है वो ध्यान में रखना है कि एल के 99 जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो बेसिकली एक सुपर कंडक्टर है जो रूम टेम्परेचर रूम प्रेशर में रह सकता है, और ये कॉपर डोप्ड लेड एपेटाइट है, एक प्रकार का फॉस्फेट मिनरल है। दैट्स इट, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर न्यूज में जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। और सुपर कंडक्टर तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि दे हैव unsurprisingly caught the community of physicists by storm. We are taught as early as middle school that an electric current carried by a metal wire suffer losses owing to wires electrical resistance. Indeed, a significant amount of electricity generated in power plant is lost in transmission for this reason. तो वो ये भी बोल रहे हैं कि देखो इलेक्ट्रिसिटी जहां पे बनती है फिर वो वायर के थ्रू जो है वो जब ट्रांसफर होती है तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्ट हो जाती है उस वायर के कारण, राइट। तो ये कुछ इस प्रकार की टेक्नोलॉजी पर जो काम कर रहे हैं कि जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी या पावर का कम से कम वेस्टेज जो हो और सुपर कंडक्टर की मदद से ये ट्रांजिशन या ट्रांसफर जो है वो किया जा सके। बस इतनी सी चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया था ऐसे मटेरियल 100 साल पहले ही, राइट। दे फाउंड दैट एलिमेंटल मर्क्यूरी, a liquid metal at ambient condition becomes a superconductor at an unimaginable cold temperature of minus 268 degrees Celsius. Year of painstaking research revealed that superconductivity is rather a common phenomena in metal if they can be cooled down to similar temperature. तो इन्होंने अलग अलग चीजों के बारे में जो है बात की हुई है, बस आपको ये चीज ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक बस साउथ कोरिया के साइंटिस्ट थे, बस ये चीज जो है वो आप ध्यान में रखो। बाकी ये सब इंफॉर्मेशन आपके सिविल सर्विसेज के लिए उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्कीम है, विवाद से विश्वास सेकंड स्कीम। आपको पता है ना विवाद से विश्वास, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये जो स्कीम है ये बेसिकली टैक्स पेयर्स जो होता है ना, कुछ लोग जो है वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं तो उनका मामला चल रहा होता है, डिस्प्यूट चल रहा होता है, तो उनको एक समय सीमा दे दी जाती है कि भाई इस समय तक जो है वो आप पेनाल्टीज फाइन्स को छोड़कर जो आपका एक्चुअल में जो टैक्स है वो भरकर खत्म करोगे इसको, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को रहा है। देखो ये लिख लो, विवाद से विश्वास सेकंड स्कीम, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी विवाद होते हैं डिस्प्यूट होते हैं उसको सेटल करना, राइट। जो गवर्नमेंट और उनके वेंडर्स के बीच में, कॉन्ट्रैक्टर्स के, सप्लायर्स के बीच में, राइट।
तो 31 अक्टूबर तक उनको जो है वो टाइम दिया हुआ है। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं, केंद्र सरकार ने स्कीम को लॉन्च कर दिया कि जितने भी सप्लायर्स जो बेसिकली मतलब उनको बताया गया कि भाई आप कितना अमाउंट जो है वो पे कर सकते हो, ये आपका ये बन रहा है, ये बस पे कर दो, उसमें आपको कोई फाइन वाइन वगैरह जो है वो नहीं लगेगा। तो ये स्कीम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है वो सेटल करने से रिलेटेड 31 अक्टूबर डेडलाइन दे दी गई है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस की है स्कीम, नाम दिया विवाद से विश्वास सेकंड, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स, राइट? तो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट भी लिख देना आप, ठीक है? बस इतनी सी चीज है और कुछ नहीं है इसके अंदर। फॉर केसेस इन्वॉल्विंग कोर्ट, यानी कि जिन केसेस में कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है, तो सेटलमेंट अमाउंट जो ऑफर किया गया कॉन्ट्रैक्टर को विल बी अप टू 85% ऑफ द नेट अमाउंट अवॉर्डेड। मतलब कोर्ट ने जितना उनको बोला है उसका 85% ही मात्र डिमांड जो है वो की जा रही है, राइट? वाइल द सेम थ्रेशोल्ड विल बी अप टू 65% ऑफ द नेट अमाउंट इन केस ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड्स। तो जितने भी यानी कि कोर्ट के बाहर जो मामले, यानी कि कोर्ट के बाहर की ट्राइब्यूनल में जो भी केस हम लोग को देखने को मिला, उसमें जो भी कोर्ट ने आदेश दिया है उस अमाउंट का भी 65%, यानी कि सरकार को अब चाहिए पैसा, तो सरकार ये सोच रही है कि यार 100% कोई नहीं दे पा रहा, तो उसको थोड़ा रिलैक्सेशन देके मांग लो, कुछ नहीं से तो कुछ तो सही, और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करो, क्योंकि सरकार अभी ऑलरेडी हमारी कर्जे में, लोन में। आपको इस तरीके से चीजों को समझना है भाई। देखो, ये एक प्रकार का बिजनेस है, आप आगे चल के जब ऑफिसर बनोगे तो यू विल गोइंग टू डू द बिजनेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री। इस कंट्री के बेटरमेंट के लिए आप बिजनेस करेंगे, तो आपको इस तरीके से चीजें पढ़ना है। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है भाई, न्यूज़पेपर आपको जो है वो समझना है कि इसमें क्या चीजें हैं, कैसी है। इंडिया ने एक कानून जो है वो पास किया जिसमें अलाउ किया जा रहा है प्राइवेट कंपनीज को कि वो बिडिंग लगा सकती हैं लिथियम के लिए, राइट? तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंडियन पार्लियामेंट ने कानून जो है वो पास कर दिया है जिसके थ्रू अलाउ कर दिया करा जा रहा है सरकार के द्वारा कि सरकार नीलामी करवाएगी, और वो न्यूली डिस्कवर्ड लिथियम के रिजर्व आया ना, अभी लिथियम का रिजर्व एक हम लोग को वहां लद्दाख में देखने को मिला, एक हम लोग को राजस्थान में देखने को मिल रहा है, पता है ना आपको? जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि लिथियम और दूसरे मिनरल्स जो हैं उसकी अब वो करवाई जाएगी, उसकी माइनिंग के लिए, उसकी उसके खनन के लिए, खुदाई के लिए, उसके एक्सप्लोरेशन के लिए, उसको निकालने के लिए लिथियम को अब हम प्राइवेट सेक्टर को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स देंगे, राइट? तो उस पर नीलामी होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी के लिए लिथियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। इस कानून के तहत लिथियम जो है और भी दूसरे मिनरल के साथ उनको रिमूव कर दिया गया। पहले जो लिस्ट आई थी एटॉमिक मिनरल्स की, उसकी लिस्ट से हटा दिया। देखो, एटॉमिक मिनरल सिर्फ सरकारी वो करती है डील एटॉमिक मिनरल्स में, कि सरकारी ही जो माइनिंग होगी वो सरकारी होगी, राइट? अब प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि पैसा नहीं है सरकार के पास खुद से जो है वो लगाने का, तो इसलिए दे आर इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर की, भाई आप बिडिंग करो और इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो है वो काम करो, पैसा लगाओ, राइट? तो प्राइवेट कंपनी जो है वो एटॉमिक मिनरल्स वाली की लिस्ट में थी ये लिथियम। अब देखो, मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस कानून का, इस कानून में लिथियम को हटाया है एटॉमिक मिनरल की लिस्ट से, और इसका मतलब ये है हरी झंडी दिखा दी प्राइवेट कंपनीज को कि अब प्राइवेट कंपनी लिथियम रिजर्व या सॉरी लिथियम माइनिंग के लिए भी जो है वो अपना ऑक्शनिंग कर सकती हैं, नीलामी कर सकती हैं, ठीक है? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। एक्सप्लोरेशन जो होगा इन माइनिंग का, इन मिनरल्स का, ये बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। लिथियम रिजर्व जो है वो डिस्कवर हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, और फिर बाद में जाकर हम लोग को राजस्थान के अंदर भी रिसेंटली देखने को मिला। दूसरे मिनरल्स जो हैं जो माइनिंग के लिए ओपन अप किए गए ऑक्शनिंग के लिए, वो टिटेनियम है, रेड बेरिल है, नियोबियम है और जिरकॉनियम है। तो इनका नाम भी लिख लेना आप। तो ये सब मिनरल्स जो है वो भी कानून के थ्रू इनको हटा दिया गया है एटॉमिक मिनरल्स की लिस्ट से, और अब इन सब मिनरल्स की जो है वो माइनिंग होगी। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। शुगर आउटपुट टू सी अ स्लाइड डिप एमिड राइजिंग इथेनॉल डिमांड। इथेनॉल पता है ना आपको क्या होता है? इथेनॉल, इथेनॉल से बेसिकली इथेनॉल को हम लोग ब्लेंड करते हैं। हमारा टारगेट है E20, E20 हमारा टारगेट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, और मेरे ख्याल से E20 को हमें अचीव करना है 2025 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 24 तक। एक बार जो है वो चेक कर लेना, फिर कमेंट बॉक्स पे अगर मैं गलत हूं या सही हूं तो बता देना। तो E20 का मतलब कि 20% जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल में टोटल क्वांटिटी, जैसे आपने 1 लीटर पेट्रोल लिया, तो उसमें ये मान के चलो कि 800 ml जो पेट्रोल है वो बेसिकली पेट्रोल होगा, और 200 ml जो होगा वो इथेनॉल होगा। तो ये चीज है।
ये पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए फिर इसको E100 तक कर देंगे। और टीवीएस की जो अपाचे जो है, राइट, उसके उसकी कैपेसिटी है E100 की। और अपाची अपनी वाली नहीं, अलग अलग अपाचीज होती हैं, अलग अलग टाइप की व्हीकल्स होती हैं, वो E100 तक टच कर चुकी है, मतलब उसमें पूरी तरह से इथेनॉल पर चलती है वो। तो इथेनॉल की डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है, उसके बाद भी हम लोग को शुगर आउटपुट में जो है वो गिरावट देखने को मिली। तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिला था, बट आपको यहाँ पर इथेनॉल मेनली समझना था। तो शुगर प्रोडक्शन जो हुआ है 2023-2024 में, शुगर सीजन का, जो अक्टूबर से जो है वो शुरू हुआ, राइट, और अच्छा होगा मतलब, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 317 लाख टन जो है वो हमें प्रोवाइड कराएगा, और करंट सीजन में हमें 328 लाख टन जो है वो देखने को मिला। इसके अलावा प्रिलिमिनरी एस्टीमेट जो किया गया इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के द्वारा, ये बताया जा रहा है कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो 362 लाख टन जो है वो होगा, कंपेयर्ड विद 369 लाख टन इस सीजन में जो हो चुका है, जो एंड होगा 30 सितंबर को। शुगर डाइवर्जन जो इथेनॉल के लिए है वो 45 लाख टन होगा, बट बट नियरली 41 लाख टन हम लोग को इस सीजन के अंदर देखने को मिला। शुगर कंजम्पशन जो है ये बेसिकली 275 लाख टन होने वाला है। तो ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, काम की नहीं आपके लिए। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से जब बात की गई तो ये चीज सामने आई कि प्राइस जो इथेनॉल के हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो शुगर केन से जो है वो बनते हैं, वो 69.85 अ लीटर बताया जा रहा है, और करेंटली 65.60 अ लीटर है, मतलब बड़ा है ये, राइट। शुगर इंडस्ट्री को इन्वेस्टमेंट चाहिए 17,500 करोड़ रुपए की, अपने प्रोडक्शन को स्केल अप करने के लिए, इथेनॉल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के पर्पस के लिए, राइट। और इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न जो है वो मिले, ये इस पर मेनली जो है फोकस करना है। तो ये आपको ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, जनरल सा इथेनॉल से रिलेटेड आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट। अब भैया देखो, ये पाकिस्तान की तरफ से न्यूज आ गई है, पाकिस्तान में अटैक्स चल ही रहे हैं लगातार, आपको पता है। अभी संडे वाले दिन भी ये बताया गया कि 54 लोगों की जो है वो मौत हो गई एक ब्लास्ट में, और एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है वहां पर गैदरिंग कर रहे थे, तो उस दौरान जो है वो एक सुसाइड बॉम्बर आया और उसने 54 लोग को ले गया अपने साथ। अटैक जो है वो क्लेम किया है एक पाकिस्तानी चैप्टर ऑफ इस्लामिक स्टेट ग्रुप, हु हैव ब्लडी राइवलरी विद तालिबान। तो पाकिस्तान का एक आईएस ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है, इस्लामिक स्टेट ग्रुप पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी एंटी चलती है तालिबानियों के साथ। तो शरीफ यही बोल रहे हैं कि अरे यार, ये साइड में जो अफगानिस्तान है, ये यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, इन्होंने वहां के सिटीजन्स के ऊपर दोष लगा दिया कि ये पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं सुसाइड बॉम्बर बन के, और यहाँ पर जो है वो बहुत लोगों की जान जा रही है, डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो बस यही एक छोटी सी न्यूज थी, एक जानकारी के लिए, बस आपको पता होना चाहिए। चाइना प्लान कर रहा है कि भैया बच्चे जो है वो स्मार्टफोन जो है वो 2 घंटे तक ही मैक्सिमम चला पाएंगे। चाइना का साइबर स्पेस वॉचडॉग जो है उसने एक प्लान सामने रखा इसमें। और आजकल तो आपको पता है यार, बच्चे इतने वो हो गए हैं कि स्मार्टफोन के लिए पागल। मैंने पेरेंट्स को देखा है, पेरेंट्स पता नहीं क्यों ये बचपन से आदत लगा रहे हैं बच्चों में, क्योंकि पेरेंट खुद जो है वो अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं, सोचते हैं कि अरे यार बच्चे के हाथ में फोन दे देंगे चुप रहेगा। भाई रेदर देन फोन देने की जगह उनको बॉल से खिलाओ, कुछ की भी किसी भी दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, फिजिकल एक्टिविटी में, मेंटल एक्टिविटी में। फोन तो ऑब्वियस ही बात है कि डैमेज क्रिएट करेगा बच्चों को। तो चाइना का साइबर स्पेस वॉचडॉग जो है उसने प्लान रख दिया कि भाई स्मार्टफोन जो है वो बच्चे 2 घंटे से ज्यादा एक दिन में नहीं चलाएंगे, राइट। और सभी टेक कंपनीज को कह दिया कि आप माइनर मोड लेकर आओ। माइनर मोड फोन में जैसे होता नहीं है इसमें आप नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजोन वगैरह में देखते हैं चिल्ड्रन मोड होता है, ये सब उसमें कि भाई एक चिल्ड्रन मोड होता है कि वो वाला मोड जो है वो चालू कर दो, तो उसमें जितनी भी उल्टी सीधी वेब सीरीज है वो नहीं दिखाई देंगी, बच्चों के तरीके के प्रोग्राम जो है वो उसमें होंगे। तो ड्राफ्ट एक हम लोग को देखने को मिल रहा है चाइना के अंदर, गाइडलाइन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ माइनर मोड ऑफ मोबाइल इंटरनेट। ये पब्लिक कमेंट्स के लिए इन्होंने ओपन कर दिया 2 सितंबर तक, फिर बाद में ये लागू कर देंगे। तो गाइडलाइंस में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आपको आवश्यकता नहीं है ये सब चीजें करने की, बट हाँ देखो, अब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो नेबरिंग कंट्री में किस टाइप के कानून चल रहे हैं, अगर कानून अच्छा है तो उससे प्रेरणा लेकर हमें अपनी कंट्री में भी कानून लागू करने चाहिए। तो ये कानून जो है वो काफी अच्छा है। इसमें बताया कि 16 से 18 साल की एज ग्रुप के जो बच्चे, उनको 2 घंटे का यूसेज दिया जाए और माइनर मोड एक दिया जाए, राइट। इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग सर्विस टू माइनर फ्रॉम 10 PM टू 6 AM। तो रात में तो बिल्कुल बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, मतलब कि बंद हो जाए मोबाइल, लॉक हो जाए, चले ही ना। प्रपोजल में ये रखा गया है 5 डिफरेंट कैटेगरीज
ऑफ एज ग्रुप है अंडर 3, 3 से 8 साल, 8 से 12 साल, 12 से 16 साल और 16 से 18 साल। जो बच्चे जो है 8 साल के अंडर, तो उनके लिए माइनर मोड जो है वो सिर्फ 40 मिनट का है। एक दिन में 40 मिनट ही 8 साल से नीचे का बच्चा जो है वो चला पाएगा मोबाइल। और अंडर 3 के लिए गाइडलाइंस ने कहा कि ऑनलाइन इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कराए, चिल्ड्रंस के से रिलेटेड सॉन्ग्स, एजुकेशन को बढ़ावा दे, पेरेंट चाइल्ड कंपेनियनशिप प्रोग्राम लाया जाए, राइट। ठीक है। और रिकमेंड किया कि ऑडियो के थ्रू वो प्ले होना चाहिए, वीडियो नहीं, वीडियो से आंखें खराब होंगी। बढ़िया, अच्छी अच्छी चीज है, चाइना एक अच्छी चीज जो है वो लेकर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट। आपका क्या विचार है बताना। अरे बाप रे, कूनो नेशनल पार्क, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चीता मर गया यार कूनो नेशनल पार्क में। ऑलरेडी हम लोग कितने 20 चीता लेकर आए थे। अभी ये टॉपिक मैंने अभी एनवायरमेंट में कवर कराया है। नाम्बिया से हमने इंट्रोड्यूस किया था ना चीता को, तो हमने ये टॉपिक अभी जस्ट रिसेंटली कवर किया था। तो 20 चीता हम लोग जो है वो मंगवाए थे हमने। उसमें से कितने 8 चीता, अभी 6 है क्या, हाँ 6 चीताओं की मौत हो गई है। 8 चीता की मौत का था यार ये तो। एनीवेज, फीमेल जो है वो साउथ अफ्रीका से लाई गई थी, ये मर गई है। इसको पैरासिटिक इन्फेक्शन जो है वो हो गया है, राइट, घाव हो गया है। एक और चीते की जो है मौत हो गई कूनो नेशनल पार्क में, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। पोस्टमार्टम जो है वो उसका चल रहा है। फीमेल चीता है, धतरी नाम था। ठीक है। 6th डेथ हम लोग को देखने को मिली 20 चीता में से। मुझे 8 डेथ का लग रहा था शायद, चलो 6 डेथ है। बट सरकार का मुझे कमेंट अच्छा नहीं लगा। सरकार ने एक कमेंट जो है वो दिया था कि ये चीता जो है उनका सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा कम होता है। तो ये कौन सी बात हुई भाई। बिना अपोजिशन के या बिना अपोज किए 3 बिल जो है वो राज्यसभा के अंदर पास हो गए हैं। अपोजिशन मेंबर जो है वॉकआउट कर गए थे प्रोटेस्ट करते हुए, राइट, कि वायलेंस जो चल रहा है मणिपुर में उससे रिलेटेड, और वो अपोजिशन गए और राज्यसभा ने 3 बिल पास कर दिए। बोले कि हाँ जाना तो जाओ, हम तो अपने बिजनेस कंटिन्यू रखेंगे। ये स्वैग है भाई। तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, जो प्राइवेट प्लेयर्स, मैंने आपको बता दिया ना एटॉमिक मिनरल्स, बताओ जरा। ये माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल मेनली जो है वो कौन से मिनरल को निकालने के लिए लागू किया गया, किसको पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, जो ये वाला टॉपिक भी मैंने जो है वो कल कवर अप जो है वो करवाया था, जिसमें ये चीज जो है वो हो गई है कि बॉर्डर एरियाज पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि उसके 100 किलोमीटर के एरिया पर, बॉर्डर एरिया के 100 किलोमीटर के एरिया पर कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाएगा, बिना किसी डिनाइल के। तो उनके लिए एग्जेम्पशन है एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ठीक है। फिर जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो डीक्रिमिनलाइज कर रहा है। अच्छा, काफी सारे केसेस होते हैं ना कोर्ट वगैरह में बिजनेस से रिलेटेड। तो छोटे मोटे जो बिजनेस वाले केसेस है जिसके कारण स्टे लग गया है, बिजनेस ऑपरेट नहीं हो पा रहा, तो ऐसे छोटे मोटे केसेस को जो है वो डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है। तो ये चीज, बस ये 3 बिल हम लोग को देखने को मिले, जिसके बारे में जो है वो एक आपको आइडिया होना चाहिए। दैट्स इट। नार्को टेरर नेक्सस एग्जामिन्ड केस वाइज, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया राज्यसभा को, ठीक है, कि एक नेक्सस है इलीगल ट्रेड का नार्कोटिक्स में और टेररिस्ट एक्टिविटी का, इसको केस वाइज इसकी जांच की जाए। भाई देखो, नार्कोटिक्स का भी इशू बहुत ज्यादा, कितने सारे ड्रग्स स्मगलिंग हो रही है, और टेररिस्ट का इशू भी है। तो बोल रहे हैं कि जो भी ये 2 ऐसे मुद्दे हैं, एक नार्कोटिक्स का मुद्दा और एक टेररिज्म का मुद्दा, इन दोनों मुद्दों को केस वाइज जो है वो डील करो। क्योंकि अल्टीमेटली जो ये ड्रग सप्लाई के थ्रू जो पैसा आता है, इन्हीं पैसे से जो है वो वेपन्स खरीदे जाते हैं, और ड्रग्स ड्रग्स दे देकर इस कंट्री के युवाओं को खोखला बना दिया जाता है। तो ये कहा गया। मणिपुर में 2018 से 4 केसेस हम लोग को देखने को मिले, जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास आए। इसमें 5 इंडियंस को अरेस्ट किया गया नार्कोटिक सब्सटेंस के साथ। और ना ही सिर्फ इतना, उनके पास आर्म्स और एम्यूनिशन भी थे, मतलब वेपन्स भी थे। ये तब हुआ जब एक क्वेश्चन सामने उठा राज्यसभा के अंदर कि क्या एक नेक्सस है, नेक्सस मतलब समझते ना, एक गिव एंड टेक का रूल, या एक ग्रुप। क्या एक नेक्सस हम लोग को देखने को मिल रहा है नार्कोटिक बिजनेस में और टेररिस्ट एक्टिविटीज में? बिल्कुल है यार, सभी जानते हैं। फिर 2018 से लेकर हम लोग को देखने को मिला 31 मई 18 मतलब 31 मई तक, अभी 2018 से 31 मई 2023 तक 1897
1897 केसेस जो है वो नार्कोटिक्स से रिलेटेड रजिस्टर हुए मणिपुर में, जिनमें 2622 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, इन्होंने क्लेम किया कि काफी सारी ओकेशन पर हम लोग को जो है वो ये चीज देखने को मिल रही है कि हमने बहुत सारे अभियान वगैरह चलाए ड्रग्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए, राइट। बट ऑब्वियस ही बात है, फिर भी चीजें हम लोग को जो है वो नजर आ ही रही। बस ये चीज थी, एक जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी और कुछ काम की चीज इसके अंदर नहीं है गाइस। मणिपुर के अंदर हम लोग को देखने को मिला कि 35 बॉडीज को दफना दिया गया था, और उसी जैसी ये न्यूज सामने आई तो एडिशनल सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स तुरंत जो है वो लोकेशन पर पहुंची। ये बॉडीज में से 3 महिलाओं की भी बॉडी जो है वो शामिल थी। इनको बेसिकली जो पंपकिन होता है ना, पंपकिन समझते हो क्या होता है? ये ऐसा दिखाई देता है, ये पंपकिन तरबूज की तरह, हम लोग कद्दू जिसको हम लोग बोलते हैं मेनली हिंदी में, कद्दू से तो समझ गए होगे। तो ये चीज है। तो हमें क्या चीज है वो देखने को मिली कि ये कद्दू के खेत में जो है उनको दफना दिया गया, और वहां पर आइस स्लैब्स जो है वो, वही हम लोग को बर्फ की अ, वो जो लंबी लंबी स्लैब्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसको जो है वो रख दिया गया। तो ये चीज है। और इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर फोरम ने इस हफ्ते अनाउंस किया था मास बरियल। तो बहुत बुरी स्थिति मणिपुर के अंदर चल रही है, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिला है। कुकी कम्युनिटी लीडर के अकॉर्डिंग 60 बॉडीज जो हैं कम्युनिटी के मेंबर की, वो 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है वो पड़ी हुई हैं। मतलब इतनी बॉडीज जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि इतने ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं वहां पर मणिपुर में, कि क्या बताएं। सेंटर ने जो है वो एक एक्सपर्ट पैनल जो है वो बनाया एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइन जो है उनको रिवाइज करने के लिए। तो ये है क्या? तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ये बना रही है एक एक्सपर्ट कमेटी, जिससे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखा जाएगा कि जितनी भी एंटी डिस्क्रिमिनेटरी जो चीजें होती है, यानी कि देखो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? किसी के साथ भेदभाव करना। तो डिस्क्रिमिनेशन को रोकना, भेदभाव को रोकना, किस चीज से रिलेटेड? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, और जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटीज जो भी दूसरी रहती हैं, तो उनको रोकने के लिए, यानी कि स्कूल्स, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो उसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल जो है वो बनाया गया है कि वो कुछ गाइडलाइंस है वो सामने रखें। एक क्वेश्चन सामने आया था राज्यसभा के अंदर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन सुभाष सरकार ने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि डायरेक्शन दिया था 6 जुलाई को, जहां पर कहा गया कि सरकार स्टेप्स ले कि कैंपस को किस प्रकार से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्री आप बनाओगे। तो ये चीज है, तो उसी पर ही ये चीज हम लोग को देखने को मिली कि एक कमेटी बनाई जा रही है जो इस पर जो है वो काम करेगी। तो जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। जेद्दा, होप फॉर पीस इन यूक्रेन, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को यूक्रेन से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। यूक्रेन, और आपको पता है ना कि रशिया का वॉर तो चल ही रहा है। सऊदी अरेबिया जो है वो, इट इज सेट टू होस्ट यूक्रेन, यूएस, some European countries and major developing countries including India and Brazil for peace talk on Russia। तो सऊदी अरेबिया में शांति को लेकर एक मीटिंग होने वाली है, पहली चीज तो ये। और यूक्रेन वॉर पर मीटिंग होगी, राइट। और ये रेड सी पोर्ट सिटी जेद्दा की है, वहां पर होगी 5 और 6 अगस्त को। डेवलपमेंट जो है वो पहली बार रिपोर्ट जो है वो किया गया वॉल स्ट्रीट जर्नल में, यानी कि इसके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो है बताया गया, यानी कि एक न्यूज़पेपर में जो है आया इस हफ्ते कि टॉप ऑफिशियल्स लगभग 30 कंट्री के रशिया को छोड़कर इनको बुलाया गया कि किस प्रकार से हम लोग शांति जो है वो मेंटेन करें, राइट। और 10 पॉइंट पीस प्लान जो है वो प्रपोज किया गया था पिछले साल। तो कुछ नहीं, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, वॉर जो चल रहा है, उसको रोकने के पर्पज के लिए अब सऊदी अरेबिया के अंदर जेद्दा में जो है वो मीटिंग हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। बट रशिया जो है उसने कोई भी संकेत जो है वो नहीं दिया, राइट, किसी प्रकार का, क्योंकि 17 महीने से मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो यूक्रेन के अगेंस्ट चल रहा है, तो उसको थामने की बात रशिया ने करी ही नहीं, और लगातार बढ़ता जा रहा है, बीच बीच में इंसिडेंट्स देखने को मिलते ही जा रहे हैं, राइट। तो ये चीजें हैं, बस एक छोटी सी चीज जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर न्यूज के अंदर। चाइना ने भी एक पीस प्लान लेकर आया फरवरी के अंदर, चाइना 12 पॉइंट का प्लान जो है वो लेकर आया।
पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए यूक्रेन क्राइसिस के। वाइल चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने प्रमोट किया कि पीस इनिशिएटिव बीजिंग लेकर आया है, राइट। इट वाज सीन, ये अटेम्प्ट की तरह हम लोग को देखने को मिल रहा था कि ये मतलब एक, अब देखो यार, चाइना शांति जो है वो लेकर आया जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको इंटरनेशनल फ्रंट पे रहना है, क्योंकि आने वाले समय में उसको 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कब्जा करना है। और यूरोप जो है, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप जो है वो कंप्लीटली किसके तरफ है, यूएसए की तरफ। दैट मींस यूक्रेन को फेवर कर रहा है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़ा सा इन सब चीजों में एक्टिव रोल जो है वो प्ले करेगा, इसलिए अपना 12 पॉइंट का प्लान लेकर आया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी काम का नहीं है आप लोग के लिए। फिर अफ्रीकन कंट्रीज भी जो है वो, साउथ अफ्रीका, राइट, तो इन्होंने भी जो है वो 10 पॉइंट प्रपोजल जो है वो रखा कि भाई हमें जो है वो शांति जो है वो चाहिए क्षेत्र में, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं पर भी कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है, मतलब ट्रेड में दिक्कत हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। अब ये जो जिद्दा में जो बातचीत होगी तब देखते हैं कि उसमें कोई अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह सामने आया तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बाकी उतना कुछ खास नहीं है। डीप टेक्स कौन से होते हैं जरा भैया बता दो, ये टॉपिक फिर से रिपीट हो गया। डीप टेक के बारे में पढ़ा है ना मैंने आपको, क्या होता है डीप टेक? जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, राइट। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को डीप टेक बोलते हैं। तो ग्रेट इंडियन स्टार्टअप ने पिछले 10 सालों में, यानी कि एक दशक में जो है वो बूम लेकर आया है। यंग ऑन्टरप्रेन्योर्स जो हैं, और सरकार की तरफ से स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट जो आया तो उसने एक ऑन्टरप्रेन्योरशिप का एनवायरनमेंट लेकर आ गया। स्टार्टअप मूवमेंट सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि सब अर्बन और रूरल एरियाज में भी जा चुके हैं, राइट। 1 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप जो है वो सरकार ने रिकॉग्नाइज किए हैं, जिनमें से 50,000 तो हम लोग को टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के नजर आ रहे हैं, राइट। तो ये चीजें, तो डीप टेक ऑन्टरप्रनियर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कवरीज का नया एवेन्यू, क्योंकि नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। आईआईटी मद्रास का रिसर्च पार्क में सक्सेस हम लोग को देखने को मिली, जिसके अंदर 200 से भी ज्यादा डीप टेक कंपनीज हम लोग को देखने को मिली, जिनकी 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यूएशन हम लोग को नजर आ रही है, और स्पेस और एविएशन की फील्ड में कंपनीज है। तो ऐसे डीप, आपको सिर्फ ये टर्म डीप टेक जो है वो समझना है कि आज की डेट में डीप डीप टेक पर हम लोग मेनली जो है वो काम कर रहे हैं, और इस डीप टेक का टर्म जो है वो आपको समझकर जो है वो मेंस के आंसर में जो है वो लिखना है। अब स्टार्टअप इंडिया 2.0 की बात करें तो ये एक अपॉर्चुन टाइम हम लोग को सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है कि वो सेकंड फेज जो एंटरप्रेन्योरशिप का है उसको सपोर्ट करे। स्टार्टअप इंडिया 2.0 फोकस कर रहा है रियल सेक्टर का, जो कि हम लोग को देखने को मिले, जैसे स्पेस हो गया, राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, राइट, रोबोटिक्स हो गया, ये सब फील्ड, राइट। तो इन पर जो है फोकस करना है। सुपर कंडक्टर हो गया, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिली। तो स्टार्टअप इंडिया 2.0 की यहाँ पर चर्चा हुई कि सरकार जो है वो उस पर फोकस करे, तो ये आर्टिकल में था हमारे एडिटोरियल में। नेक्स्ट, G20 ने प्रोवाइड किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक अपॉर्चुनिटी स्टेज नेक्स्ट जनरल इलेक्शन 2024 से पहले। प्रमोशन जो हुए G20 के, जिसमें मोदी जी की पिक्चर जो है वो हमेशा लगी हुई थी हर जगह, राइट। और ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड इज दैट G20 इज बीइंग लेड बाय इंडिया, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पिछले 30 सालों में compelled the G7, United States led cabal of Western countries and Japan that control global financial institution to expand the G20 by adding China, India, Russia, Brazil and few other countries for solution to global problems। तो अब ये हो रहा है जैसे कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती थी, उसके लिए ये G8 ग्रुप जो बनाया गया था ना, फिर बाद में जाकर रशिया को हटाकर G7 ग्रुप बन गया वो, राइट। मतलब 7 पावरफुल, इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज का ग्रुप। तो यही कह रहे हैं कि G20 में वो सब कंट्रीज भी जो है वो शामिल है। तो G20 अगेन आज की डेट में जो है वो सिर्फ बेसिकली ग्लोबल कंट्रीज की बात नहीं करता है, यानी कि इमर्जिंग कंट्रीज की, ग्रोइंग कंट्रीज की बात नहीं करता है, बल्कि जो मुद्दे होते हैं, फाइनेंशियल मुद्दे होते हैं, इकोनॉमिक मुद्दे होते हैं, उसको भी टारगेट करता है कि वो रिजॉल्व करे। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। G20 इज एट एन impasse because the US wants its member to shut out Russia and China, who it sees as threat to the global hegemony। तो obvious बात है, यूएसए का पंगा चलता है रशिया से, चाइना से, तो वो नहीं चाहता कि G20 में इनका इन्वॉल्वमेंट हो, राइट। इंडिया जो है वो, इंडिया इज नॉट easily swayed by pressure from G7। It wants the G20 to
कॉन्सेंट्रेट ऑन एजेंडा ऑफ 90% ऑफ ह्यूमैनिटी आउटसाइड G7। तो हमारा टारगेट ऑब्वियस ही बात है कि G20 पर पहले हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल है और ये G20 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी अच्छा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ने डिस्क्राइब किया 17 कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन एनवायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, और सभी 17 प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 17 गोल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिनको 2030 तक अचीव करना है। तो सभी की सभी 17 प्रॉब्लम्स जो है वो हर एक कंट्री में अपीयर नहीं है, एंड व्हेन दे डू, जब वो अपीयर होती हैं तो दे डू नॉट अपीयर इन द सेम फॉर्म। तो ऑब्वियस ही बात है कि अलग अलग कंट्री के अलग अलग तरीके से अलग अलग इंटेंसिटी की प्रॉब्लम है। जैसे भाई ऑब्वियस ही बात है कि आप में से कितने सारे लोग हैं, सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रॉब्लम फ्री घूम रहा है, सबके पास है। एक आईएएस के पास भी बड़ी प्रॉब्लम्स है, राइट, एक आईएएस स्टूडेंट के पास भी बड़ी प्रॉब्लम्स है, राइट, एक लेबर के पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट उन सभी की प्रॉब्लम्स अलग अलग है, अलग अलग तरीके की हैं। जैसे प्रॉब्लम्स, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, प्रॉब्लम जो है वो ओशियन की, राइट, ये क्या है, इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग टू आइलैंड कंट्री, क्योंकि सी लेवल राइज हो रहा है। बट ये प्रॉब्लम लैंडलॉक कंट्रीज की तो नहीं है, राइट, कोई हो भी नहीं सकती। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो सेम नहीं है जो कनाडा में है, बारबाडोस में है। अपॉर्चुनिटीज जो है डिसेंट वर्क की, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 जो है, ये पर हर जगह जो है वो अपर्याप्त नहीं है, बट मच फ्यूअर इन कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ देन इन रिच नॉर्थ। तो भाई ऑब्वियस ही होता है, डिसेंट वर्क जो है वो हम लोग को डेवलप्ड कंट्री में ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्री, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये वही चीज बताने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। काफी अच्छा आर्टिकल है, काफी सारी चीजों के बारे में बताया, स्पेशली इनमें फोकस किया गया। आप देखो, इंडिया ने प्रपोज करी थी एक अप्रोच लाइफ की, ऐसी चीज, इन सब चीजों पर फोकस करो, लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। G20 में हमारा ये प्रपोजल था, राइट। और इसमें हम लोग जो है वो किस चीज पर फोकस करें कि सोसाइटी, मतलब लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो राइज हो। तो इस पर मेनली जो है वो हमारा फोकस था, ठीक है। बस ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिली थी इस आर्टिकल के अंदर। अब देखिए गाइस, ये भी एक काफी अच्छा आर्टिकल सामने आता है। ये बेसिकली अभी रिसेंटली आपको पता है कि जून 22 2023 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अमेरिका विजिट करने गए थे। तो बताया ये गया कि फर्स्ट फॉरेन इंडियन हेड ऑफ स्टेट इन 14 ईयर्स एंड ओनली थर्ड फॉरेन इंडियन लीडर इन 75 ईयर्स सिंस इंडियन इंडिपेंडेंस। इन्होंने जो है वो किया था ना, स्पीच जो है वो दी थी वहां की, उसमें पार्लियामेंट कह सकते हैं जिसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस में स्पीच दी थी। तो वो चीज थी, तो उन्हीं की जो है वो से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो एक जनरल सी जानकारी, अब हम यूएसए के साथ अपना ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चाइना के साथ कंपटीशन है हमारा, फ्यूचर में भी बढ़ेगा। तो हम इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। तो हमारा ट्रेड जो है 120 बिलियन यूएस डॉलर से पास जो है वो सरपास जो है वो कर चुका है दोनों कंट्रीज के बीच में, राइट। ठीक है, ट्रेड रिलेशनशिप ग्रो हो रहा है, बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअसली। यूएसए की अप्रोच जो है वो यही, आप देखो यूएसए जो है वो हम लोग को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है बहुत सारी चीजों में, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो नजर आ रही है। तो इस आर्टिकल में वो पूरी बातें हैं मेंशन, जो हम कई बार जो है वो कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी, काफी ज्यादा डिटेल में वो भी। इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में आपको पहले भी जो है बता चुका हूँ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपस में दो कंट्रीज के बीच में जो भी सामान का आवन जावन होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, वो फ्री में होगा, नहीं, बट कस्टम ड्यूटीज कम लगती हैं उसमें। ये होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इस पर जो है वो दोनों कंट्रीज मिलकर जो है वो काम कर रही हैं, राइट, और अपने ट्रेड को जो है वो एनहेंस करने पर फोकस कर रही है। टारगेट यही है, ये टारगेट आप लिख सकते हो, 500 से 600 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड 2030 तक अचीव करना है, राइट, और वो कर लेंगे। तो इस चीज पर जो है फोकस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल था, मोदी जी की विजिट से रिलेटेड और इससे रिलेटेड, ठीक है। तो वो पूरी चीज हम यहाँ पर कवर अप कराते हैं। तो लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा, शेयर करिएगा लेक्चर को। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।